नमस्कार, विधि चर्चा में आप सभी का स्वागत है। भारतीय न्याय संहिता की जो पहली क्लास थी वो इंट्रोडक्टरी थी, जिसमें मैंने स्कीम के बारे में बताया था कि एक्ट की भारतीय न्याय संहिता की स्कीम क्या है और उसमें कितने चैप्टर हैं और कौन-कौन से सेक्शन हैं। आज हमारी भारतीय न्याय संहिता की दूसरी क्लास है। आज हम क्रिमिनल लॉ के एलिमेंट्स को डिफाइन करेंगे, उसके बारे में स्टार्ट करेंगे। व्हाट मेक्स ए क्राइम क्राइम को क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है, क्या चीज़ें होती हैं क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। सेक्शंस उसके बाद आएंगे, बहुत बात की बात है। सेक्शंस पहले क्राइम के एलिमेंट्स को आपको पहचानना आना चाहिए, ठीक है। तो क्राइम के एलिमेंट्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे। भारतीय न्याय संहिता 2023 एक लीगल मैक्सिम है, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस सिट रिया। ये लीगल मैक्सिम है। इसका मीनिंग है एन एक्ट अलोन डजंट कॉन्स्टिट्यूट ए क्राइम unless accompanied by guilty mind। ठीक है, एक मिनट देख लो कैमरा स्टार्ट है कि नहीं। एक बार मैंने 2 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड कर ली और बाद में गया तो देखा कैमरा ही स्टार्ट नहीं था। तो अकेले काम करने में ये होता है। तो एन एक्ट अलोन डजंट कॉन्स्टिट्यूट ए क्राइम अनलेस अकम्पनीड बाय गिल्टी माइंड। इसका मीनिंग ये है एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मैन सिट्रिया। ठीक है, इसका मीनिंग ये है कि कोई कार्य सिर्फ अपराध को कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता अनलेस अकम्पनीड बाय गिल्टी माइंड। लास्ट टाइम पे मैंने क्राइम और ऑफेंस के बारे में डिस्कस किया था। क्राइम जो है बहुत वाइड एम्पलीट्यूड का टर्म है, ऑफेंस उसका एक छोटा सा डोमेन है। क्राइम में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। ऑफेंस की डेफिनेशन है सारे स्टेट्यूट में, जो स्टेट्यूट में जैसे बीएनएस में है, बीएनएसएस में भी दे रखी, जनरल क्लॉजेज में भी दे रखी है, एक्ट में भी दे रखी है। तो ऑफेंस की डेफिनेशन है क्राइम की, कहीं किसी स्टेट्यूट में किसी एक्ट में कोई डेफिनेशन नहीं है। ठीक, कहीं पर भी ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है। बट फिर भी क्रिमिनल लॉ है तो बार बार क्राइम को एज ए ऑफेंस सिनोनिमस वर्ड के रूप में यूज करते हैं। सिनोनिमस नहीं है, समानार्थी शब्द बिल्कुल नहीं है, पर समझने के लिए हम क्रिमिनल लॉ की जब बात करते हैं तो क्राइम को बार बार बोलेंगे। ठीक है, डेफिनेशन जो है ऑफेंस की क्या है कि एनी एक्ट में ओमिशन भी शामिल है जो आपको बताया था। एनी एक्ट विच इज पनिशेबल बाय लॉ, प्रोहिबिटेड बाय लॉ एंड पनिशेबल बाय लॉ। ऑफेंस की डेफिनेशन ये है। ठीक है, तो यहां पर आ जाए। ये प्रिंसिपल जो था, ये जो प्रिंसिपल था दिया था किसने दिया था? एडवर्ड कोक ने दिया था। एडवर्ड कोक, एडवर्ड कोक जो थे एक ब्रिटिश ज्यूरिस्ट थे। ही वाज ए ब्रिटिश ज्यूरिस्ट। और इन्होंने ये जो कॉमन लॉ का ये जो प्रिंसिपल था, एन एक्ट अलोन डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट ए क्राइम अनलेस अकम्पनीड बाय गिल्टी माइंड, मतलब अपराध, कोई भी एक्ट जो है अपराध का निर्माण नहीं करता जब तक कि उसके साथ गिल्टी माइंड ना हो, दूषित मस्तिष्क ना हो, अपराधी मस्तिष्क ना हो, मस्तिष्क में आपराधिकता ना हो। ठीक है, जो एक्ट किया जा रहा है उसके पीछे आपराधिक मानसिकता ना हो, तब तक ये एक्ट जो है क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता कोई भी। तो ब्रिटिश ज्यूरिस्ट उन्होंने एडवर्ड कोक ने दिया था। इन्होंने एक और प्रिंसिपल दिया था, राइट टू साइलेंस। राइट टू साइलेंस, आपने अगर इंग्लिश मूवीज वगैरह देखी होंगी तो वहां पर पुलिस जब किसी को पकड़ती है तो आपने देखा होगा कि जब पुलिस पकड़ती है तो बोलती है यू हैव राइट टू रिमेन साइलेंट, एनीथिंग यू से विल बी यूज अगेंस्ट यू इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, उसको मिरिंडा वार्निंग बोलते हैं।
तो वहां पर जो लॉ है वहां मिरिंडा वार्निंग इशू करना सबसे जरूरी है। पुलिस जब किसी को पकड़ेगी तो पहले मिरिंडा वार्निंग देगी, अदरवाइज कितना भी बड़ा अपराध हो और पुलिस ने अरेस्ट किया विदाउट मिरिंडा वार्निंग तो वो अरेस्ट जो हो जाता है इलीगल हो जाता है। ठीक है, तो अरेस्ट इलीगल हो जाता है, वो आदमी एक्विट नहीं हो जाता, उस समय का वो अरेस्ट इलीगल है, उससे बहुत सारी चीजें होती हैं, पर वो हमारा कंसर्न नहीं है, अभी हम बात करते हैं। तो सर एडवर्ड कोक जो थे वो ब्रिटिश ज्यूरिस्ट थे, उन्होंने ये प्रिंसिपल प्रोपाउंड किया था, थ्योरराइज किया था, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मैंसिट रिया। ठीक है, अब देखिए इसके दो पार्ट हैं, दो पार्ट में बटा गया, आपने देख ही लिया। दो पार्ट क्या है, एक्टस रियस एंड मेंस रिया, ये दो पार्ट। इसका मतलब है गिल्टी एक्ट और इसका मतलब है गिल्टी माइंड। अभी हम सिर्फ एक्टस रियस के बारे में बात करेंगे। एक्टस रियस, एक्टस रियस के लिए सबसे पहली बात तो भाई एक्ट होना चाहिए, कोई कार्य किया जाना चाहिए, और दूसरी बात वो कार्य वॉलेंटरीली होना चाहिए। अब वॉलेंटरीली का मतलब समझिए, हमारे जो करेक्टर हमने बताया था लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, करेक्टर हमारे कौन है, चोंगुमल, इनका नाम आपको पता होना चाहिए, चोंगुमल। तो चोंगुमल सड़क से जा रहे थे, देखा एक आदमी जो है उसको मिर्गी आ गई, लेटा हुआ है वहां पर, और भी बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, और भी बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं घेरा लगा के। तो चोंगुमल उसके पास चले गए, एपिलेप्टिक फिट आया हुआ था, उसको हाथ पर चला रहा था। तो चोंगुमल गए, चोंगुमल को उसने हाथ चलाते हुए चोंगुमल को दो चार हाथ लग गए। तो चोंगुमल ने कहा कि भाई ये एक्टस रियस है। तो किसी ने समझाया, आप में से कोई विद्वान आदमी था, कोई अच्छा स्टूडेंट था आपकी तरह लॉ का, तो उसने बताया नहीं भाई ये एक्ट वॉलेंटरी नहीं है, स्वेच्छा से नहीं है। ठीक है, स्वेच्छा से नहीं, अपनी मर्जी से उसने कोई एक्ट नहीं किया है, तो ये एक्टस रियस नहीं, मतलब गिल्टी एक्ट ही नहीं है। पहला एक एलिमेंट, क्योंकि क्राइम को क्राइम बनाने के लिए दोनों चीजें होनी चाहिए, एक्टस रियस और मेंस रिया। दूसरी बात वो है, एक इंपॉर्टेंट बात है कि वो प्रोहिबिटेड बाय लॉ होना चाहिए, जो एक्ट है वो प्रोहिबिटेड बाय लॉ होना चाहिए। सपोज दैट आप समझिए चोंगुमल बन गए जेलर, जेलर नहीं, जेलर पिछली बार थे, अब यहां पर बनाते हैं इनको एग्जीक्यूशनर, मतलब जल्लाद। तो उनको बताया गया कि ये जो आदमी है इसने अपराध किया, तो इसको कोर्ट ने पनिशमेंट दे दिया है, इसको लटकाना है, हैंग टिल डेथ। तो चोंगुमल ने इसको जाके लटका दिया। क्या चोंगुमल ने एक्टस रियस किया है? वॉलंटरीली है, यहां पर स्वेच्छा से किया है, लेकिन प्रोहिबिटेड बाय लॉ नहीं है, लॉ ने प्रोहिबिट नहीं कर रखा है। ठीक है, तो एग्जीक्यूशनर ने किसी को अगर लटका दिया है तो भले ही वो वॉलंटरीली है, वो प्रोहिबिटेड नहीं है। ठीक है, ये बात। अब एक्ट और वॉलंटरीली को समझना बहुत जरूरी है, तो आगे बढ़ते हैं। तो एक्ट को जो था, एक्ट को आईपीसी में किस में डिफाइन किया था, 33 आईपीसी में डिफाइन किया था। उसमें एक्ट भी डिफाइन किया था और ओमिशन भी डिफाइन किया था, दोनों डिफाइन किए थे। एक्ट में एक सिंगल एक्ट भी इंक्लूड है और उसमें ओमिशन भी इंक्लूड है, किसी काम को करना या ना करना भी इंक्लूड है। तो समझिए बात को, ओमिशन से मतलब क्या है, चोंगुमल जो थे, चोंगुमल हमेशा उदास रहते हैं, ठीक है, चोंगुमल जो थे वो एक स्विमर ट्रेनर थे, किसी सरकारी संस्थान में उनको बनाया गया था। तो क्या था कि स्विमिंग पूल था, वहां पर दो चार बच्चे तैर रहे थे। ठीक है, ये बच्चे पता नहीं कैसा बना रहा हूँ, ठीक है, समझने के लिए समझ लीजिए। ये तैर रहे थे, दो तीन बच्चे तैर रहे थे, एक बच्चा उसमें से डूबने लगा, ये साहब बचाने नहीं गए, ड्यूटी बाउंड थे, इनकी ड्यूटी थी अगर ऐसा कुछ हो रहा हो तो उसको बचाना, तो इन्होंने क्या किया है, ओमिशन किया है। तो एक्ट में ओमिशन भी शामिल है, ऐसा 33 आईपीसी में था, पर चूंकि अब विद्वान लोग आ गए जिन्होंने बीएनएस का निर्माण किया है, तो उन्होंने
2 के 1 में एक्ट को डिफाइन कर दिया है और 2 के 25 में ओमिशन को डिफाइन कर दिया है। एक्ट की डेफिनेशन में कोई सिंगल एक्ट या सीरीज ऑफ एक्ट कवर होता है, ओमिशन में भी कोई सिंगल ओमिशन या सीरीज ऑफ ओमिशन कवर होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो बात बताने वाली थी एक्ट की डेफिनेशन। अब आ जाइए वॉलंटरली की डेफिनेशन समझ लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वॉलंटरली की डेफिनेशन समझिए। वॉलंटरली कहां दे रखा था पहले? 39 आईपीसी में दे रखा था। ठीक है, अब इन्होंने लाके पटक दिया है सेक्शन 2 के 33 में ले आए हैं। ठीक है, वॉलंटरली की डेफिनेशन समझ लीजिए। बेयर एक्ट आपके पास हमेशा रहना चाहिए। जब मैं पढ़ा रहा हूं तो बेयर एक्ट अगर आपके पास रहेगा तो आपके लिए चीजें बहुत आसान रहेंगी। डेफिनेशन समझिए। ए पर्सन इज सेड टू cause and effect. A person is said to cause and effect when he causes यहाँ पर एक बात, effect voluntarily. A person is said to cause an effect voluntarily if he causes it whereby he intends to cause it. ये इसका पहला पार्ट है। A person is said to cause an effect voluntarily if he cause it whereby intends to cause it. कोई भी आदमी स्वेच्छा से कोई इफेक्ट का कोई कार्य कारित करता है स्वेच्छा से, अगर जब वो उसको करता है और उसका ऐसा करने का आशय है, इंटेंट्स टू कॉज इट। ठीक है, अब इसका दूसरा पार्ट से मतलब कोई 1-2 करके नहीं दे रखा, उसी में है, लेकिन अलग अलग करके पढ़ना पड़ेगा, सेंटेंस को तोड़ के पढ़ना पड़ेगा। और बाय मीन्स which at the time of implying those means, by means उन साधनों द्वारा, which at the time of implying those means, जब वो साधन को वो काम में लाए। ठीक है, those means he knew or has reason to believe or likely to cause it. यहां पर 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहली बात, इंटेंस टू, उसका आशय है, कोई कार्य कर रहा है, वो ऐसा कार्य कर रहा है, स्वेच्छा से कर रहा है, वो कार्य करना उसका आशय है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है? ही न्यू, नॉलेज। इन तीनों को डिफाइन करना समझना जरूरी है। रीजन टू बिलीव, तो इंटेंशन की डेफिनेशन नहीं दे रखी है, हम आगे अभी डिस्क्राइब करेंगे। इंटेंशन की डेफिनेशन आईपीसी में नहीं दे रखी है। रीजन टू बिलीव की डेफिनेशन दे रखी है। ठीक है, तो ये बात नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर मैं रीजन टू बिलीव को समझाता हूं। ठीक है,
रीजन टू बिलीव। 2 का 29 में रीजन टू बिलीव दे रखा है। रीजन टू बिलीव, रीजन टू बिलीव क्या है? ए पर्सन is said to have reason to believe a thing when he have sufficient cause to believe and not otherwise। अभी दोनों बातों को समझाना है क्योंकि बहुत सारी डिटेल छुपी है। छोटी सी वॉलंटरीली की डेफिनेशन में बहुत सारी डिटेल छुपी हुई है, कुछ भी छूट ना जाए, ये मेरा दिमाग में ओरिएंटेशन। ए पर्सन इज सेड टू हैव रीजन टू बिलीव ए थिंग व्हेन ही हैज सफिशिएंट कॉज टू बिलीव एंड नॉट अदरवाइज। पर्याप्त कारण है उसके पास ऐसा बिलीव करने का, अदरवाइज नहीं। अब इस बात को समझिए, रीजन टू बिलीव को डेफिनेशन को एक इंस्टेंस से समझिए, एक एग्जाम्पल से समझिए। चोंगूमल रात को अपने घर सो रहे थे, इतने में एक आदमी ने उनके घर को नॉक किया। ठीक है, उसने कहा भाई साहब ये रोलेक्स की घड़ी है मेरे पास। मैं ये बता रहा हूं इसलिए कि रीजन टू बिलीव कहां पर वर्ड यूज किया गया है। अगर आईपीसी में जाएंगे 411 से 414 तक जहां पर स्टील की प्रॉपर्टी को रखना, पोजीशन में रखना, उसको खरीदना वगैरह शामिल है, वहां पर ये दे रखा है, वर्ड यूज किया गया रीजन टू बिलीव। अभी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझना जरूरी है, और कुछ चीजें बड़ी इंटरमिंगल हो जाती हैं। तो ये क्लास भले ही छोटी हो बड़ी हो, लेकिन चीजों को बार बार जाना है, बार बार देखना है। ठीक है, और बार वीडियो चलाकर रख दीजिए, आप अपना कुछ भी काम करते रहिए। ठीक है, जैसे स्टूडेंट्स का आजकल स्ट्रगल होता है, रील देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कान में वर्ड्स पढ़ते रहेंगे तो चीजें अपने आप धीरे धीरे बैठती रहेंगी। अगर एक वीडियो आपने जो है उसको चला कर रख दिया, 5, 6, 7, 8 बार सुन रहे हैं, तो अपने आप चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी। आपको एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो ये आदमी आया चोंगूमल के घर, उसने कहा साहब ये रोलेक्स की घड़ी है और ये खरीद लीजिए, और मैं इसे सिर्फ 500 रुपये में दे रहा हूं। अब चोंगूमल को पता है रोलेक्स की घड़ी जो लाखों में आती है वो 500 रुपये में बेच रहा है, यानी ये 100% जो है उसके पास सफिशिएंट कॉज है, पर्याप्त कारण ही मानने का कि ये स्टोलन प्रॉपर्टी है, स्टोलन प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये बात उसको समझ में आ जानी चाहिए। ए पर्सन इज सेड टू हैव रीजन टू बिलीव, ऐसा मानने का कारण है उसके पास कब? जब उसके पास सफिशिएंट कॉज है। तो सफिशिएंट कॉज नहीं है, ये सफिशिएंट कॉज है कि कोई आदमी रोलेक्स की घड़ी को एट द मिडनाइट आया है और वो उसको बेच रहा है 500 रुपये में, जो कि सुबह मार्केट में अगर वो बेचने के जाए तो लाख की घड़ी है तो थोड़ा और अच्छे प्राइस मिल जाएंगे, लेकिन रात को मिडनाइट बेच रहा है, तो यानी वास्तव में स्टोलन प्रॉपर्टी है। तो अगर ऐसा करते हैं तो वास्तव में उन्होंने स्टोलन प्रॉपर्टी को खरीदने का क्राइम कमिट कर दिया। ठीक है, तो हम कहाँ पढ़ते हैं? सबसे पहली बात है ये कहाँ से आ गई? रीजन टू बिलीव की बात। अच्छा, वॉलंटरी की डेफिनेशन से आ गई। तो वॉलंटरली की डेफिनेशन, तो एक्टस रियस में गिल्टी एक्ट में सबसे पहली 2 बातें थी, एक तो एक्ट होना चाहिए, दूसरा एक्ट जो होना चाहिए प्रोहिबिटेड बाय लॉ होना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप आप धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे तो सीधे सीधे क्रिमिनल एलिमेंट्स क्या होते हैं क्राइम के, क्योंकि क्राइम की डेफिनेशन को अगर आप रटने जाएंगे तो आप कभी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं बार बार कहता हूं क्राइम सेक्शन जो है, सेक्शन अगर आप क्राइम करेंगे तो आप कभी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आपसे बेहतर तरीके से सेक्शंस थाने की डेस्क पे बैठे हुए हेड मोहरे को पता होते हैं, या जो फील्ड में सब इंस्पेक्टर होता है उसको आपसे बहुत अच्छी तरह सेक्शन पता होते हैं, रटे होते हैं, पर वो फिर भी वकील नहीं है, ए लॉयर नहीं है, ना एडवोकेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो क्राइम्स के इंग्रेडिएंट्स को नहीं जानता है, क्राइम के नेसेसरी एलिमेंट्स को नहीं समझता है, तो वो कभी पॉसिबिलिटी उसके पास हो ही नहीं सकती है वो उस क्राइम को
पास जजमेंट की रोशनी में नहीं देखा उसने कभी, तो उसके पास एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग नहीं, उसे पता है कि ये चीज हो गई, ये सेक्शन आ गई, लगा दो, एफआईआर रजिस्टर कर दो, दैट्स इट। तो आगे बढ़ते हैं। तो क्या है, हाँ 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 हाँ, तो पहला क्या था, चीजें बड़ी मिक्सअप होती जाती हैं। तो एक्टस रियस के लिए पहली चीज क्या थी, एक्ट होना चाहिए और वॉलंटरली होना चाहिए, ठीक है। एक्ट होना चाहिए, वॉलंटरली होना चाहिए। अब एक्ट को वॉलंटरली की डेफिनेशन आपने समझ ली कि वॉलंटरली कब कहा जाएगा, ठीक है। वॉलंटरली एक्ट कब है, और एक्ट जो होना चाहिए प्रोहिबिटेड बाय लॉ होना चाहिए। अब इससे एक्टस रियस गिल्टी एक्ट हो गया, गिल्टी एक्ट हो गया, लेकिन गिल्टी एक्ट होने से जो क्राइम कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो गया, क्योंकि उसका दूसरा एलिमेंट भी होना चाहिए, मेंस रिया, गिल्टी माइंड भी होना चाहिए, उस पर अभी आएंगे, ठीक है। तो अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद आ रही मुझे। तो क्या है, एक्टस रियस को देखने के लिए कभी कभी प्लेस, टाइम, पर्सन, कंसेंट, ये भी एक्टस रियस को निर्माण करती हैं। प्लेस, चोरी करना अपराध है, ठीक है, कहां पर चोरी, कहीं भी अपराध है, ठीक है। स्टीलिंग, किसी प्लेस पे चोरी करना अपराध है। पर अगर वही चोरी रात में की जाए, नाइट में किए जाए, प्लेस, हाउस ब्रेकिंग की जाए घर में, उसका अलग ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट होता है। रात में अगर स्टील की थेफ्ट किया जाए या हाउस ब्रेकिंग किया जाए तो उसके लिए अलग पनिशमेंट है। तो एक्टस रियस के बहुत सारे और फैक्टर भी होते हैं। पर्सन, पर्सन समझ लीजिए, एबडक्शन और किडनैपिंग ऑफ ए माइनर, माइनर का किडनैपिंग एबडक्शन जो है वो अलग क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करता है। कंसेंट, विदाउट कंसेंट किसी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाना, वो क्या है, रेप को डिफाइन करता है, रेप को कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो एक्टस रियस का मीनिंग समझ गए, गिल्टी एक्ट होना चाहिए। बहुत सारी और भी चीजें हैं, जो एग्जाम्पल्स बहुत सारे हो सकते हैं, पर फिलहाल यहां पर बढ़े, क्योंकि फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है, कुछ चीजें छूट ही जाती हैं कितना भी प्रयास कर लें, क्योंकि दिमाग में बहुत सारी चीजें होती कि ये भी बताना है, वो भी बताना है। वो कभी भी, वो लाइव क्लास जब मैं स्टार्ट करूंगा तभी पॉसिबल होगा, जहां पर स्टूडेंट एक उसको लेकर बैठेगा कि टाइम है सर हमारे पास। अब मेंसरी आ जाइए, मेंसरिया, गिल्टी माइंड होना चाहिए। अब उसी एग्जाम्पल पे आइए, चोंगुमल जो थे, मेरा यहां पर कहना है, यहां पर मैं बता रहा हूं, खाली गिल्टी माइंड होना ही अपराध नहीं कॉन्स्टिट्यूट कर रहा, भले एक्टस रियस हो गया हो, मेंसरिया भी हो, ठीक है, गिल्टी माइंड भी हो, बट वो प्रोहिबिटेड बाय लॉ होना चाहिए, वो प्रोहिबिटेड बाय लॉ होना चाहिए। अभी एक इंपॉर्टेंट चीज छूट गई है, वो भी बताते हैं, वापस आएंगे, वापस लौटेंगे। पहले ये समझ लिया, मेंसरिया प्रोहिबिटेड बाय लॉ होना चाहिए, जो भी गिल्टी है माइंड है वो प्रोहिबिटेड। चोंगुमल एग्जीक्यूशनर थे, ध्यान आया आपको, जल्लाद थे, इनको कहा गया, रात को ऑर्डर आया कि इस आदमी को लटकाना है। चोंगुमल ने प्लानिंग की, इसे लटकाएंगे, इस तरह से करेंगे, वैसे करेंगे, और चोंगुमल ने इसको लटकाया, भी टोटली गिल्टी माइंड लटकाया, इंटेंट था इनका, बिल्कुल इरादा था कि लटका देना है, लटका ही देना है, ऑर्डर आया तो कर देना है। और ही मे बी इवन इंजॉइंग इट, है ना, इंजॉय भी कर रहे हैं, मतलब बहुत खुश भी हो रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है, तब भी अपराध नहीं है, मेंसरिया होना चाहिए। मेंसरिया मतलब होना चाहिए खाली, और प्रोहिबिटेड बाय लॉ होना चाहिए, तब इन दोनों को मिलकर एक क्राइम कॉन्स्टिट्यूट होता है। एक और एग्जांपल समझ लीजिए, चोंगुमल मंदिर जाते थे, चोंगुमल बड़ा बनाया थोड़ा सा, चोंगुमल मंदिर जाते थे, मंदिर जाते थे, मंदिर गए, बाहर आए, जल्दीबाजी में दूसरे की स्लीपर पहनाए, ठीक है।
एक्ट था, वॉलंटरीली था, पर मेंसरिया नहीं था, गिल्टी माइंड नहीं था, यानी क्राइम कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुआ, यानी किसी क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए जो जरूरी चीज थी वो नहीं हुई। अब यहां पर एक बहुत पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज छूट गई है। जब मैंने क्राइम वॉलंटरीली की डेफिनेशन बताई थी, तो वॉलंटरी की डेफिनेशन में एक इलस्ट्रेशन दे रखा है कि एक आदमी जो जाता है, एक घर था, इस घर में चोंगुमल इस साइड, वो आदमी जो है इस साइड पे आग लगा देता है, ठीक है। वॉलंटरीली की डेफिनेशन को समझने जरूरी है। यहां पर आग लगा देता है, तो घर के सारे लोग यहां पर जो था सो रहे थे, यहां पर जो सो रहे थे वो सारे लोग जलकर मर जाते हैं। तो ये आदमी कहता है कि मेरा मारने का इरादा थोड़ी ना था, मेरा चोरी का इरादा था। तो वॉलंटरीली की डेफिनेशन देखिए, पर्सन इज सेट टू कॉज एन इफेक्ट व्हेन ही कॉजेज इट, ठीक है, वेयर बाई ही इंटेंस टू कॉज इट, तो उसका इरादा था, समझ रहे हैं। और बाई मीन्स विच एट द टाइम ऑफ इम्प्लाइंग दोज मीन्स। अब आते यहां पर इसकी इंपॉर्टेंट बात यहां पर आती है। एट द इम्प्लाइंग ऑफ दोज मीन्स he has a reason to, he knew मतलब knowledge and or reason to believe likely to cause it। तो नॉलेज क्या होता है, किसी भी आदमी को अपने एक्ट के कॉन्सिक्वेंस की नॉलेज होती है, ऐसा लॉ प्रिज्यूम करके चलता है। कोई भी आदमी अगर कोई कार्य कर रहा है तो उसको ये नॉलेज होती है, इनहेरिट नॉलेज होती है, भगवान ने दी है, कि उसे पता होता है कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है और ऐसा लाइकली है, मतलब बिल्कुल लाइकली मतलब पॉसिबिलिटी से ज्यादा बड़ा है, ठीक है, ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है। तो नॉलेज है यहां पर। तो भले ही उसका ये तर्क हो कि साहब मेरा इरादा मारने का नहीं था, चोरी का था, तो ये काम नहीं आएगा, उसको वहां पर मर्डर के लिए, ऑफेंस के लिए भी आरोपित किया जाएगा, ठीक है। तो नॉलेज मतलब टू नो द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डूइंग एन एक्ट, ठीक है, किसी एक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस पता होते ही हैं और वो उससे आदमी बाउंड है, ठीक, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। तो मेंसरिया पे हम पहुंच गए थे। एक्टस रियस मेंसरिया, यानी इन दोनों को मिलाकर जो है एक जो है क्राइम कॉन्स्टिट्यूट होता है। अब बात आती है कि क्या आईपीसी या बीएनएस जो है, अब तो बीएनएस है, ठीक है। कारण ही बार बार आईपीसी क्यों बोलते हैं, क्योंकि सभी को वहां पर बार बार लौट कर जाना पड़ेगा, आप बार बार वहां जाएंगे ही, ठीक है, जब समझना चाहेंगे चीजों को बेहतर तरीके से। क्योंकि जजमेंट तो जो है वो आईपीसी के हिसाब से बने हुए हैं। अभी टाइम लगेगा, 20 साल लग जाएगा बीएनएस आईपीसी को पूरा खत्म होने से। तो क्या ये जो डेफिनेशन थी एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मैंसिट रिया, एक्टस रियस और मैंसरिया, कहीं डिफाइन था, कहीं आईपीसी में दे रखा था? तो मैकाले ने आईपीसी डिफाइन की थी, मैकाले ने बनाया था, मैकाले उसके कंपेनियंस ने बनाया था, उन्होंने कहा नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये बड़ा वेग टर्म है, इसमें बहुत सारी चीजें शामिल नहीं है। तो वर्ड लाए गए वॉलंटरली, ठीक है, रीजन टू बिलीव, इंटेंशन, डिलिबरेटली, वांटनली। तो आईपीसी में, सॉरी बीएनएस में, आईपीसी में मेंसरिया के कई सारे फॉर्म दे रखे हैं, कई सारे फॉर्म दे रखे हैं, अलग अलग फॉर्म में वो चीजें हैं, ठीक है, कई सारे फॉर्म दे रखे हैं। वॉलंटरीली लिखा हुआ है कहीं पर कि कोई आदमी वॉलंटरीली एक्ट करता है तभी अपराध है। रीजन टू बिलीव, जैसे स्टील वाला बताया था, चोरी का माल चोरी का सामान खरीदना, तो उस फॉर्म में दे रखा था। एक मिनट, रीजन टू बिलीव था, ठीक है, इंटेंशन। तो ये सारी चीजें, कई सारी चीजों अलग अलग मेंसरिया आईपीसी में जब भी आप जाएंगे तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में रिप्लीट हैं ये सारे टर्म्स, ये सारे टर्म्स जो है अलग अलग फॉर्म में दे रखे हैं।
ठीक है, तो अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट टर्म डिफाइन कर देते हैं, बस उसके बाद क्लास स्टॉप करेंगे, नेक्स्ट क्लास में जाएंगे। क्रिमिनल एलिमेंट जो है थोड़ा सा बताना पड़ता है, डिस्क्राइब करना पड़ता है। इतना करने पर भी मैं सेटिस्फाइड हूं क्या? नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जो छूट ही जाती हैं, क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है वीडियो बनाने में। खैर, अब एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन समझ लीजिए। मोटिव, ना इसको डिफाइन किया गया ना इसको डिफाइन किया गया। इंटेंशन और मोटिव में फिर भी डिफरेंस है, इंटेंशन और मोटिव में फिर भी डिफरेंस है। अब इसको समझने के लिए समझिए, हमारे एक करेक्टर, क्या नाम इनका, चोंगुमा, कोई काम धाम नहीं कर रहे थे, इनके जेलर की नौकरी भी चली गई थी, फिर वो एग्जीक्यूशनर बन गए थे, वो भी नौकरी चली गई थी, उनके पास पैसे नहीं थे। तो इनके बच्चे ने कहा पापा खाना चाहिए। तो चोंगुमल ने एक दुकान देखी जहाँ पर ब्रेड रखी हुई थी, रोटियां रखी हुई थी, ये सामान था। तो चोंगुमल ने कहा इसको चुराते हैं और बच्चे को खाना देते हैं। समझिएगा इंटेंशन और मोटिव में अंतर क्या है। तो चोंगुमल का मोटिव क्या है? टू फीड। और इंटेंशन क्या है? टू स्टील। मोटिव क्या है? उसको खाना देना बच्चे को, लेकिन फिर भी क्राइम कॉन्स्टिट्यूट हो गया। क्यों? क्योंकि इंटेंशन स्टील का था और स्टील इन्होंने जैसे ही चोरी किया, क्राइम कॉन्स्टिट्यूट हो गया। तो मोटिव कभी भी बहुत अच्छा भी हो सकता है, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ सकता। कोई लीगल काम इलीगल मीन से करा जाए तो क्राइम है, ठीक है। तो मोटिव अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। अच्छा, दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, मोटिव कहां पर इंपॉर्टेंट होता है? लॉ में मोटिव को कोई बहुत बड़ी प्लेस नहीं दी गई है। जहां पर सरकमस्टेंशियल केसेस होते हैं वहां पर मोटिव इंपॉर्टेंट होता है। अदरवाइज जैसे क्या हुआ है, आपने देखा कि एक आदमी ने 4 लोगों को मार दिया और आप विटनेस हैं, आपने कोर्ट में गवाही दी, तो अगर मोटिव पता ना चले कि किस लिए मारा, तो भी उसका आप एक्ट प्रूव कर देंगे वॉलंटरीली, ठीक है, कॉजिंग डेथ, किस तरह से डेथ की गई, तो वो आदमी पनिशेबल हो जाएगा, मोटिव ना भी मिले। पर सरकमस्टेंशियल जहां पर केसेस होते हैं, सरकमस्टेंशियल केसेस क्या होते हैं वो भी समझना जरूरी है। इस घर में रहने वाले आदमी का मर्डर हो गया, ये आदमी उसके घर से आता हुआ दिखाई पड़ा रात को, और उसके बाद ये आदमी मरा पाया गया। तो ये जो केस है वो सरकमस्टेंशियल एविडेंस पे है, सरकमस्टेंशियल एविडेंस पे है, ठीक है। तो यहां पर मोटिव इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्यों मारा। अगर केस सरकम पर अगर विटनेसेस हैं, कंप्लीट विटनेसेस हैं, एक्ट होता हुआ देखा गया है, तो वहां पर मोटिव बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो मोटिव इंटेंशन में फर्क समझना चाहिए। अब बहुत और भी चीजें, इंटेंशन, नॉलेज, इन सारी चीजों में समझना है, ठीक है। तो फिलहाल आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इन चीजों को, जो सारी चीजें बताई हैं, उसको इन द लाइट ऑफ जजमेंट समझेंगे, कुछ जजमेंट समझेंगे और कुछ चीजें बताएंगे जो क्रिमिनल एलिमेंट्स को समझने के लिए जरूरी हैं, कि कब आपका एक्टस रियस मेंस रिया, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं होती। मेंस रिया भी इम्पॉर्टेंट नहीं होता। लॉ स्ट्रिक्टली डिफाइन करता है, कोडिफाई जब कर देता है कि ये एक्ट अपराध है, हेल विद इट, एक्ट मोटिव इंटेंशन कुछ मतलब नहीं, ये एक्ट अपराध है तो अपराध है। तो वहां पर मेंस रिया भी चीजें नहीं आती, ये सब पिक्चर में नहीं आती, वो अपराध कहलाते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के, ठीक है। तो बस आज यहीं तक करते हैं। तो अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करिए। 15 से हम कोशिश करेंगे, हमारी क्लासेस प्लान है, कॉन्स्टिट्यूशन के बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं, ठीक है। आप चैनल को, जो कि बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट बन गई आज की डेट में, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो कर सकते हैं वो करें, कमेंट भी करें, ठीक है। नमस्कार।